हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र शर्मा फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के। ये एक ऐसा टॉपिक है, आप टीचिंग एग्ज़ाम का कोई भी आप टीचिंग एग्ज़ाम दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते ही होते हैं। कोई भी आप पुराने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है टीचिंग के उठा के देख लीजिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है RTE एक्ट 2009। ठीक है, तो आज हम इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे और कोशिश करूंगा कि आपको आसान से आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की उन्नति और किसी भी राज्य की उन्नति में अहम भूमिका निभाती है। और शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपनी जो बेरोजगारी है और गरीबी को कम कर सकते हैं। तो यही इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो सरकार है उन्होंने एक एक्ट पारित किया था जो शिक्षा से रिलेटेड था। वो उसी एक्ट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। उनको कोशिश करें कि उसको नोट डाउन करने की कोशिश करें, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं उस चीज़ को डिटेल से देखें और वहाँ पे देखें कि कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और वैसे तो आरटी बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, पर हमने ऑथेंटिक चीज़ों को देखना है, जहाँ से हमारे लिए क्वेश्चन आते हैं वहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखना है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो है RTE एक्ट 2009। ठीक है, तो क्या है RTE एक्ट 2009? जो RTE एक्ट है इसको क्या बोलते हैं? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो हम पढ़ेंगे, तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? ये जो RTE एक्ट जो लाया गया था उसमें कुल मिला के 7 अध्याय थे, 38 धाराएं थी और 1 अनुसूची थी। क्या थी? ध्यान से देखना है। 7 धाराएं, 7 अध्याय, 38 धाराएं और 1 अनुसूची। ठीक है, याद रखना है, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें कितनी धाराएं, कितने अध्याय और कितनी अनुसूचियां थी। ठीक है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, तो और कभी यहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है कि जो RTE का ऑफिशियल नेम है इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो इसमें क्या कर देते हैं, वो कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे आप सीटेट वगैरह का एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे जो पेडागोजिकल क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे पूछा जाता है कि जो RTE की फुल फॉर्म क्या है। तो ये ऑफ को हटा के इधर कर देंगे, टू को हटा के इधर कर देंगे, फिर आपको कंफ्यूज कर देंगे। इसलिए इसको आपने ध्यानपूर्वक देखना है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। क्या है? याद रखना है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। इसको ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। जब आपसे फुल ऑफिशियल नाम पूछा जाता है तो आप वहां पे ये नहीं डालेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम, वहां पे आपको ये देना है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, तो अगला है, फिर आगे चलते हैं। 2 दिसंबर 2002 में शिक्षा को 66वें संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 से भाग 3 में मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। कैसे? जो है 2 दिसंबर 2002 में एक संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन था वो? 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, कब हुआ था? 2002 में। तो उसमें जो हमारी शिक्षा है ना, उसको क्या किया गया था? अनुच्छेद 21 से, इसको याद रखना है, पूछा जाता है। और भाग 3 कौन सा है? अनुच्छेद 21A और भाग 3, और संशोधन कौन सा है? 86वां। ठीक है, 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 में अनुच्छेद 21 से भाग 3 में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। कौन सा? शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन करें, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। RTE 2009 वर्ष 2005 के अधिकार विधेयक का संशोधित रूप है। तो क्या है? 2005 में एक विधेयक आया था शिक्षा से रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें जो भी कमियां रही तो उसका जो संशोधित रूप है, कौन? RTE 2009 जो है 2005 में जो अधिकार विधेयक आया था उसको संशोधित करके
2009 में एक विधेयक पारित किया गया जो है आरटीई एक्ट 2009। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका संशोधित रूप है, इसका 2005 का। ठीक है, आगे चलते हैं। 20 जुलाई 2009 में राज्यसभा में पारित हुआ। जब जो ये आरटीई एक्ट है वो पारित कब किया गया, जो राज्यसभा में है तो 20 जुलाई 2009 में किया गया और लोकसभा में 4 अगस्त 2009 में किया गया। याद रखना है, राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 और जो लोकसभा है वो 4 अगस्त 2009 में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको शायद क्लियर हो गया हो। तो और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जो आरटीई एक्ट 2009 है वो भारत में लागू कब हुआ था। इसमें तो पारित तो यहाँ हो गया था, राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 में हो गया था, लोकसभा में 4 अगस्त 2009 में हो गया था, पर लागू कब हुआ था, 1 साल बाद हुआ था। ये पारित होने के बाद 1 अप्रैल 2010, ये है इंपोर्टेंट डेट, जो है 1 अप्रैल 2010 में इसको भारत में लागू किया गया था। आई थिंक इसको पूरे भारत में लागू किया गया था, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर शायद। तो 1 अप्रैल 2010 इसको याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है कि आरटीई एक्ट 2009 कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक का जो समझ आ गया होगा, जो इसका ऑफिशियल नेम है, और ये संवैधानिक संशोधन याद रखना है, और ये धारा 21A और भाग 3 मौलिक अधिकार कब बनाया गया था। ठीक है, और ये भी, और इसमें ये इंपोर्टेंट है कि 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। चलो दोस्त आगे चलते हैं। आरटीई एक्ट 2009 में क्या क्या है, क्या मतलब जो आरटीई एक्ट 2009 है शिक्षा के क्षेत्र में, इसको क्यों लाया गया था, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसके उद्देश्य है, इसमें क्या कहा गया है, इस चीज के बारे में हम डिटेल से जो है समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपने देखना इसमें जो इम्पोर्टेंट बिंदु है, जो जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैंने सभी डाल दिए हैं। तो यहाँ से जो क्या क्या कहा गया है इसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। शिक्षा का सार्वभौमिकरण, जो आरटीई एक्ट 2009 लाया गया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें जो इसका मेन मोटिव था वो यही था कि जो शिक्षा को है सभी तक पहुंचाना है। ठीक है, सार्वभौमिकरण का मतलब है कि हर एक विद्यार्थी तक शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना है, चाहे कोई निर्धन है, चाहे कोई कैसी भी परिस्थिति में है, जैसा मर्जी है, विकलांग है, इकोनॉमिकल वीक है, जैसा मर्जी है, तो उसको सार्वभौमिकरण करना है। तो सरकार की यही वो थी कि हमको शिक्षा से सभी को जोड़ना है। ठीक है, सार्वभौमिकरण आपको समझ आ गया होगा। और इसमें क्या 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 कहा गया था, इन दो चीजों का आपको याद रखना है। क्या है, जो है 6 से 14 वर्ष के सामान्य बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। किसके लिए, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि किस आयु वर्ष के बालकों के लिए जो है उसको आरटीई एक्ट 2009 को लागू किया गया था। तो सामान्य वर्ग के बालकों के लिए 6 से 14 वर्ष है, और विकलांग बालक जो हैंडीकैप्ड बालक होते हैं, जैसे कोई गूंगा है, लंगड़ा है, बहरा है, जैसे मतलब हैंडीकैप्ड है, तो उनकी जो एज है वो 6 से 14 से बढ़ा के 6 से 18 कर दी, मतलब कि 4 साल का और वेटेज दिया गया उनको। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगर सामान्य वर्ग में सामान्य से पूछा जाता है तो 6 से 14 वर्ष है, और विकलांग में पूछा जाता है तो 6 से 18 वर्ष में निःशुल्क मतलब फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी सरकार। ठीक है, और उसको अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा को 1 से 8 कक्षा तक परिभाषित किया जाएगा। इनका कहना था कि जो हम लोग मानते हैं प्राइमरी 1 से 5 तक का है, तो इनका कहना था कि जो कक्षा 8 तक है उसको प्राइमरी एजुकेशन में परिभाषित किया जाए और उसको कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए, वो भी निःशुल्क। ठीक है, कक्षा 8 तक। ठीक है, कहाँ तक परिभाषित करना है, कक्षा 8 तक। नेक्स्ट है, कक्षा 1 से 8 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी होने पर प्रमाण पत्र दिया जाए। तो जो आरटीई एक्ट 2009 है ये कहता है कि जब बच्चा कक्षा 1 से 8 तक की जो अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है, हो सकता है कहीं दूसरे स्कूल में जा रहा है, तो उसको क्या, जब वहां पे अपना प्रवेश करवाएगा तो वहां के लिए उसको क्या चाहिए, प्रमाण पत्र अगर मांगते हैं वो लोग, तो आपको जो वहां के जो टीचर है उनका दायित्व बनता है कि उनको प्रमाण पत्र दिया जाए। ठीक है, क्या क्या देना है, कक्षा 8 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी होने पर प्रमाण पत्र दिया जाए। नेक्स्ट है,
6 वर्ष से अधिक आयु होने पर आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जैसे कोई बच्चा है, वो उसकी उम्र 6 साल से ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो 6 साल से ज्यादा हो गई है पर वो किसी कारणवश पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसको आप, अगर उसका इंटरेस्ट है, वो उसके बाद जाना चाहता है, मान के चलो उसकी एज 9 साल हो गई है, 10 साल हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते। और ये भी ऐसा भी नहीं है कि आप उसको, अब वो 9-10 साल का हो गया तो आप उसको पहली कक्षा में बिठा देंगे, नहीं। आरटीई एक्ट 2009 साफ साफ कहता है कि उसको आयु के अनुसार, अगर वो 9 साल का है, जैसे 6 साल का बच्चा आपका प्रथम में आता है, फर्स्ट क्लास में आता है, तो 9 साल का बच्चा आपका सेकंड या थर्ड में बिठा सकते हैं। तो अगर वो चाहता है कि मैं पढ़ाई कर सकता हूँ और किसी कारणवश वो पढ़ नहीं पाया था पहले, तो आपको जो विद्यालय का दायित्व बनता है कि आप उसको सेकंड या थर्ड क्लास में प्रवेश देना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जो भी अभी तक मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट बोले हैं, आपसे उम्मीद है कि आप इस चीज को नोट डाउन करें। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। वैसे तो आपको पता है कि आरटीई एक्ट 2009 बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप इसको पूरा करने लग जाएंगे तो ये इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं, पर हम चाहते हैं कि आप तक ऑथेंटिक चीजें पहुंचे, जहां से जो हमारे काम की चीजें हैं। ऐसे पढ़ने के लिए तो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, पर हमने इसको बहुत ही मेहनत के साथ हमने इसमें सिलेक्टेड चीजों को आपके लिए सिलेक्ट किया है, जो ऑथेंटिक चीजें हैं। तो प्लीज इसको केयरफुली सुनिए, थोड़ा इसमें लिखने में थोड़ा आप इस चीज को राइटिंग पे ध्यान दे करके मेरे जो शब्द है उसको सुनने और उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ से जो ये वाला पोजीशन है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शिक्षक का जिक्र होगा, छात्र उसका परसेंटेज का जो उनका रेशो रहता है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होते हैं। तो इसलिए इस चीज की राइटिंग पे ध्यान न दे करके शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहला यहाँ पे है प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात। जो प्राइमरी लेवल है वहां पे जो है शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होना चाहिए। अगर प्राइमरी लेवल पे 30 बच्चे हैं मान के चलो, तो उन पे एक टीचर लगेगा। ठीक है, तो उनका रेशो क्या रहेगा, 30:1। इसको याद रखना है। अगर अपर प्राइमरी लेवल पे, उच्च प्राथमिक स्तर पे जो है शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या रहेगा, 35:1। इस पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो प्राइमरी लेवल पे कक्षा 1 से 5 तक वो 30:1 होता है, 30 बच्चों पे एक शिक्षक होता है। और जो अपर प्राइमरी लेवल है उसमें 35:1 होता है, 35 बच्चों पे एक टीचर होगा। ठीक है, कक्षा 6 से 8 तक। चलो दोस्तों इसको नोट डाउन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ तक की। शिक्षक के लिए सप्ताह में शैक्षणिक घंटे, एक शिक्षक के लिए सप्ताह में कितने घंटे, जो न्यूनतम है इतने घंटे उसको जो है शिक्षण करना ही पड़ेगा। तो शैक्षणिक घंटे एक शिक्षक के लिए 45 घंटे है। ठीक है, 45 घंटे एक सप्ताह में एक शिक्षक के लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, और ये तो इस चीज में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जो कक्षा 1 से 5 के लिए जो शिक्षक है उसके जो 1 साल के लिए कार्य दिवस और कार्य घंटे है, ठीक है, वो कितना करेगा, 1 साल में वो 200 दिन और 800 घंटे। ठीक है, जो प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक का शिक्षक होगा वो 200 दिन साल में और 800 घंटे कार्य करेगा। और जो अपर प्राइमरी लेवल है कक्षा 1 से 8 तक का, वो उसके लिए जो 220 दिन है और 1000 घंटे है। ठीक है, वो कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 200 दिन है, कक्षा 1 से 8 तक कितना था, 220 दिन और 1000 घंटे। ठीक है, इसको याद रखना है, 220 दिन 1000 घंटे कक्षा 1 से 8 तक। ठीक है, अगला है कक्षा 1 से 5 तक 200 से ज्यादा स्टूडेंट होने पर शिक्षक छात्र अनुपात 40:1 हो जाएगा। आपको पता है जब प्राथमिक स्तर पे ये, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, पहले 30:1 था, अगर 30 बच्चे तो 30 बच्चों पे एक स्टूडेंट एक टीचर था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर स्टूडेंट 200 से ज्यादा हो जाते हैं तो अनुपात 40:1 हो जाता है। 30:1 ना रह करके 40 बच्चों पे फिर एक टीचर हो जाएगा। ठीक है, और अब ये अगला पॉइंट है कि घर से विद्यालय की दूरी, जो बच्चा है उसके स्कूल से घर कितना दूर होना चाहिए। कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए।
कक्षा 1 से 8 के बच्चों के लिए 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए। ठीक है, याद रखना है क्या है, घर से विद्यालय की दूरी जो बच्चे की है कक्षा 1 से 5 तक के 1 किलोमीटर और कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर स्कूल होना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को निष्कासित या फेल नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आरटीई एक्ट 2009 में साफ तरीके से कहा गया था कि कक्षा 1 से 8 तक आप जो है बच्चों को फेल नहीं कर सकते, उसको स्कूल से नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है, मातृभाषा में शिक्षण किया जाए एक्टिविटी बेस्ड। ये क्या था, जो एनसीएफ 2005 है उसमें भी जो है मदर टंग, जो मातृभाषा है मदर टंग को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था उस पर। तो इसमें भी कहा गया है कि जो जैसे कि छोटा बच्चा है, अब स्कूल में जब दाखिल होता है पहला ही छोटा सा बच्चा है, तो वो उसको ना तो इंग्लिश आती होगी ना हिंदी आती होगी, तो क्या करना है कि उसको मदर टंग से शुरुआत करवानी, जो उसकी लोकल लैंग्वेज है या मातृभाषा है उससे जो है टीचर को शुरुआत करनी है उसकी। वो भी सिर्फ पढ़ाना नहीं है, क्योंकि वो इतना छोटा बच्चा वो समझ नहीं पाएगा। क्या करना है, एक्टिविटी बेस्ड कुछ ऐसे जो प्ले है, खेल करवाने हैं, कोई ऐसी गेम्स वगैरह करवानी है जिससे कि वो कुछ सीख भी सके और अपना मनोरंजन के लिए भी कर सके, ताकि वो मेंटली भी फिजिकली भी फिट रह सकते हैं, हर चीज के लिए वो फिट रह सके। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड आपको क्या करवाना है, मातृभाषा में शिक्षण करवाना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, वैसे तो इसमें 38 धाराएं आपको पता है, 38 धाराएं है, पर हमने जो है सिलेक्टेड ली हुई है जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट धाराओं को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, पहली धारा है धारा 12। ठीक है, तो धारा 12 में क्या कहा गया है, प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें दुर्बल असुविधाग्रस्त बच्चों के लिए आरक्षित है। क्या है, जो ये प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो निर्धन असुविधाग्रस्त बच्चे हैं, जो जिनकी फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, वो लोग जो है एडमिशन नहीं ले पाते थे। तो इसके लिए जो इन्होंने आरटीई एक्ट में क्या प्रावधान किया गया है कि जो प्राइवेट स्कूल्स है, जो गरीबी रेखा से नीचे के बच्चे हैं, दुर्बल और असुविधाग्रस्त बच्चे हैं, उनके लिए 25% सीटें पहले से ही क्या की गई है, आरक्षित की गई है। तो याद रखना है 25% का जो आरक्षण है, जो है सीटें जो आरक्षित की गई है, वो कौन सी धारा में की गई है, धारा 12 में। ठीक है, प्राइवेट स्कूलों में। दूसरा है धारा 13, क्या है, कैपिटेशन फीस लेने पर 10 गुना जुर्माना लगेगा। अब ये कैपिटेशन फीस क्या होती है कि जो है स्कूल के फंड के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, गार्जियन से बोला जाता है कि इस चीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगे हैं, तो वो वाला जो पैसे लेते हैं उसको अगर वो लेता है स्कूल और उसको पकड़ा जाता है इस चीज के लिए, तो उन्हें उसका जो लिया जाता है उसका 10 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, कैपिटेशन फीस का 10 गुना जुर्माना है। और दूसरा, पहले क्या होता था, जैसे खासकर दिल्ली के स्कूल्स है, वहां पे क्या होता था कि जब बच्चे को दाखिला करवाना है तो पहले बच्चे का टेस्ट लेंगे, फिर पेरेंट्स का लेंगे, फिर दोनों का इकट्ठा टेस्ट लेंगे, और उसके बावजूद भी अगर नहीं होता था तो बच्चे का जो है प्रवेश नहीं करवाते थे। तो जो आरटीई एक्ट 2009 है, उन्होंने इस पे जो क्या प्रावधान किया है कि जो भी ऐसे स्कूल है जो इंटरव्यू लेते हैं, जो बच्चों को प्रवेश नहीं देते, उनके लिए जो पहली बार पकड़ा जाएगा तो 25,000 जुर्माना है। ठीक है, अगर इंटरव्यू लेते पकड़ा गया है, और दूसरी बार पकड़ा गया है तो 50,000 जुर्माना। ठीक है, कितना है, पहली बार में 25, दूसरी बार में 50,000, और अगर तीसरी बार पकड़ा जाता है तो जो उनका स्कूल है उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि कैपिटेशन में 10 गुना जुर्माना भरना है, इसमें पहली बार में 25, दूसरी बार पकड़े गए तो 50,000, और तीसरी बार में स्कूल की मान्यता ही रद्द हो जाएगी। ठीक है, तो अगला चलते हैं धारा 17। ठीक है, ये दो आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। अगला है दंड एवं प्रताड़ित करना मना। ठीक है, जो धारा 17 है वो ये कहती है कि जो आरटीई एक्ट के तहत ये कहती है कि जो बच्चों को पहले क्या होता था, पहले स्कूलों में बहुत कुटाई होती थी, हमारे टाइम भी काफी होती थी, मतलब पहले जमाने में तो बहुत ज्यादा होती थी, पर आज की डेट में क्या है कि इस चीज को बिल्कुल खत्म किया गया है। आरटीई एक्ट 2009 कहता है कि आप बच्चे को बिल्कुल भी ना मेंटली ना फिजिकली किसी भी तरीके से आप उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। आप बच्चे को आप उसका सहयोग करें,
ना आप उसको दंड दे सकते हैं, ना कोई भी पनिशमेंट आप उसको नहीं दे सकते, ना मेंटली टॉर्चर कर सकते हैं, ना फिजिकली, किसी भी तरीके से, ठीक है। दंड को बिल्कुल उसकी मनाही की गई है एक्ट एक्ट 2009 में। और अगली है धारा 21। इसमें क्या है, एसएमसी। आपने सुना होगा स्कूल में एक कमेटी होती है, क्या होती है, एसएमसी। एसएमसी का मतलब है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। जो है स्कूल में एक संगठन बनाया जाता है कि जो भी स्कूल से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन करवानी है, कुछ भी कोई काम आता है, जैसे पेंट स्कूल में कलर करने का काम आता है, कोई भी जो फर्नीचर वगैरह आते हैं, तो उसके लिए एक कमेटी गठित की जाती है। वो जो कमेटी होती है, इस कमेटी, जो इसकी स्पेलिंग है, इसको आप ध्यान पूर्वक देखें। जो इंग्लिश में कभी कभार आपके जो उसका स्पेलिंग एरर्स में जो है, जो धारा 21 है, ये एसएमसी, ये कमेटी किस लिए गठित की जाती है, जैसे कि स्कूल में किसी भी चीज की पूर्ति नहीं हो पा रही है, कोई असुविधा है, उसके लिए जो है इस कमेटी को गठित किया जाता है कि उस क्या क्या इसमें क्या होता है कि जो मान के चलिए 15-16 लोगों की ये कमेटी होती है, ठीक है, 15 से 16 लोगों की कमेटी होती है। तो इसमें क्या आरटी एक्ट क्या कहता है इसमें कि जो 15-16 लोगों में से 50% जो है महिलाएं कंपलसरी है। मान के चलिए 16 की है तो 16 में से 8 तो उसमें महिलाएं कंपलसरी है, ज्यादा हो सकती है पर इससे कम तो नहीं होगी। 50% महिलाएं कंपलसरी है, ठीक है। और जो इसमें एक अध्यक्ष बनाया जाता है, जो ये कमेटी होती है इसका एक अध्यक्ष बनाया जाता है। तो अध्यक्ष कोई और नहीं हो सकता, बाहर से कोई आ जाए, कोई नेता वगैरह, ऐसा नहीं है। जो एसएमसी का जो अध्यक्ष होगा, वो जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं के गार्जियन में से, उन्हीं के पेरेंट्स में से कोई ना कोई एक होगा। वो महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, ठीक है। तो ये जो एसएमसी का आपको समझ आ गया होगा किसमें, ये धारा 21 में किस लिए गठित की जाती है, ये मैंने आपको बताया। कितने लोगों की होती है, 50% महिलाएं होती है, और इसमें जो अध्यक्ष होता है वो भी बच्चों के पेरेंट्स में से ही होता है, ठीक है। तो जो अगली धारा है वो है धारा 28। धारा 28, अब धारा 28 में हम क्या पढ़ेंगे, धारा 28 में आरटी एक्ट 2009 कहता है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। क्या कहता है कि जो आरटी एक्ट 2009 ये कहता है कि जो अध्यापक है वो है अपनी प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है, वो स्कूल में पढ़ाए, जो भी पढ़ाता है वो अपने जो प्राइवेट है वो ट्यूशन नहीं करा सकता है। ये किस में कहा गया है, धारा 28 में। इसको, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है, इसलिए ये जो धारा है इनको याद रखना है आपने। कौन कौन सी है, धारा 12, धारा 13, धारा 17, धारा 21 और धारा 28। वैसे तो बहुत धाराएं हैं, पर हमने जो है सिलेक्टेड ली हुई है, आपके लिए सिलेक्टेड कंटेंट डाला है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये जो हमने 5 धाराएं इंपोर्टेंट डिस्कस की है, ठीक है। आगे चलते हैं। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए, जो विशेष आवश्यकता वाले मैंने कहा भी था अभी तक कि हैंडीकैप्ड होते हैं, जो भी गरीबी रेखा से नीचे के होते हैं, तो इसमें क्या है, ये जो सरकार का ये मानना था कि आप इस चीज में कोई भी डिफरेंस नहीं डाल सकते कि कोई अमीर घर का है, कोई गरीब घर का है। इसके लिए समावेशी शिक्षा का मतलब होता है चाहे कोई मंद बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, कोई अति प्रतिभाशाली है, बुद्धिमान है, जैसा भी बालक है, सभी को एक समान नजर से देखे, सभी के लिए एक समान शिक्षा का प्रावधान हो, उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो इसमें क्या कहा गया था कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी समावेशी शिक्षा, सभी के लिए समान शिक्षा दी जाए। अगला है सरकार, और सरकार के इसके पीछे मेन उद्देश्य क्या था, यही था कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ा जाए। इसीलिए सरकार देखो कितनी फैसिलिटी दे रही है, सरकार पुस्तकें दे रही है, मिड डे मील दे रही है, जो दिन का भोजन होता है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। यूनिफॉर्म मुफ्त में मुहैया कराएगी, क्या करेगी सरकार, पुस्तकें, मिड डे मील, यूनिफॉर्म सब सरकार की ओर से मुहैया कराया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ा जाए, कोई शिक्षा से अछूता ना रह जाए। सरकार का यही मेन मोटिव था। आवश्यक दस्तावेज ना होने पर प्रवेश नहीं रोक सकते। क्या कहते हैं ये कि जो अगर पहले क्या होता था कि अगर किसी के पास कोई आवश्यक दस्तावेज नहीं है तो स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता था। आरटी एक्ट 2009 कहता है कि अगर आपके पास आवश्यक दस्तावेज भी नहीं है और बच्चा इच्छुक है
पढ़ना चाहता है तो आप उसको उसका जो है प्रवेश नहीं रोक सकते हैं, आपको उसको एडमिशन देना पड़ेगा। तो ये जो आरटी एक्ट 2009 है, इसका जो पूरा का पूरा सारांश है वो क्या है कि हमको बच्चे को बढ़ावा देना है। किसी भी कंडीशन में, वो जैसी भी कंडीशन में है, उसको स्कूल में दाखिल करवाना है। हर चीज की उसको सरकार की ओर से सुविधाएं दी जा रही है। और इसका जो मेन उद्देश्य है समावेशी शिक्षा, और ये इसका जो पूरा कंक्लूजन यही निकलता है कि हमको किसी भी तरीके से बच्चे तक शिक्षा पहुंचानी है ताकि आगे बच्चे के भविष्य को अच्छा किया जा सके। और तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आरटी 2009 जो है इसको हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर इसको पूरा नहीं कर सकते, हमने जो है सिलेक्टेड कंटेंट लिया है, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑथेंटिक है उस चीज को हमने करने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप, उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। और इससे जो भी इससे क्वेश्चन पुट अप होते हैं उसको हम अगली एक पार्ट 2 करके एक वीडियो बनाएंगे। आरटी एक्ट 2009 की पार्ट 2 करके वीडियो बनाएंगे। उसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ इससे जो क्वेश्चन बनते हैं या फिर इसमें जो भी कमी रह गई होगी, इसको आप कमेंट में बताएं, उसको भी मैं जो पार्ट 2 में डालने की कोशिश करूंगा, उसको समझाने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट जो इसकी वीडियो आएंगी उसमें हम जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन है, प्लीज इसका जो है आंसर कमेंट में दे कि जो है प्राथमिक स्तर पर जो है शिक्षक के लिए दिन में कितने घंटे वो शिक्षण कार्य निश्चित किया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है। और दूसरा है कि जो शिक्षक की भूमिका है कौन से अध्याय में दी गई है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, शिक्षक की भूमिका कौन से अध्याय में दी गई है, इसका आंसर कमेंट में देना है। और पहला जो क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है शिक्षक की भूमिका, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो इसमें से ये है, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट में इसके जो आंसर देने आपको, पहला क्वेश्चन ये था कि प्राथमिक स्तर पर जो है एक शिक्षक के लिए एक दिन में कितने घंटे जो है कार्य निश्चित किया गया है, ठीक है। दूसरा ये कि शिक्षक की भूमिका कौन से अध्याय में बताई गई। तो दोस्तों, मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।